हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद श्रुति। सो गाइज, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे गैस्ट्रिक ट्यूमर। गैस्ट्रिक ट्यूमर यानी कि स्टमक ट्यूमर। ठीक है, गैस्ट्रिक का मतलब क्या होता है? स्टमक, और ट्यूमर यानी कि ट्यूमर। ठीक है, ये कॉमन एक मैलिग्नेंट डिजीज़ है। जो अगर हम मेल और फीमेल की रेशो की बात करते हैं तो ये मेल में क्या है, 2:1 है, यानी कि मेल में ज़्यादा होता है और फीमेल में कम होता है। और जो 40 की एज से पहले क्या है, ये बहुत ज़्यादा रेयर होता है। मतलब बहुत ही रेयर होएगा कि 40 की एज को क्रॉस करने से पहले किसी को गैस्ट्रिक ट्यूमर या फिर स्टमक ट्यूमर हो गया है। उसके बाद हम बात करते हैं इसकी स्टेजेस की। तो इसकी 5 स्टेजेस होती हैं: 0, 1, 2, 3 एंड 4। तो स्टेज 0 में क्या होता है, जो स्टमक की इनर लाइनिंग होती है ये उसी तक लिमिटेड होता है, लिमिटेड टू द इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक। उसके बाद जब हम स्टेज 1 की बात करते हैं तो ये पेनिट्रेट कर जाता है सेकंड और थर्ड लेयर में, या फिर ये पेनिट्रेट कर जाता है जो लिम्फ नोड्स होते हैं नियर बाय फर्स्ट लेयर के, उसके नियर बाई के जो भी लिम्फ नोड्स होते हैं ये वहाँ तक पेनिट्रेट कर जाएगा। उसके बाद हम बात करते हैं सेकंड स्टेज की। तो इसमें सेकंड लेयर और जो दूर वाले लिम्फ नोड्स हैं वो भी इंक्लूडेड होंगे, या फिर जो सारी चारों लेयर्स होती हैं हमारे स्टमक की वो इंक्लूड होंगी, लेकिन लिम्फ नोड्स इंक्लूड नहीं होंगे। उसके बाद थर्ड स्टेज में अगर हम बात करते हैं तो ये पेनिट्रेट कर जाता है थर्ड लेयर में और जो दूर के लिम्फ नोड्स होते हैं उनमें। फोर्थ स्टेज की अगर हम बात करते हैं तो ये जो नियर बाई टिश्यूज़ होते हैं और जितने भी लिम्फ नोड्स होते हैं पास के या दूर के या जो भी दूसरे ऑर्गन्स होते हैं वहाँ तक ये चला जाता है, और इसको क्योर करना जो है वो बहुत रेयरली पॉसिबल होता है, यानी कि मोस्ट ऑफ द केसेस में इसको क्योर नहीं किया जा सकता। ये क्योरेबल नहीं है, मतलब बहुत टफ है इसको क्योर करना। उसके बाद हम बात करेंगे इसकी इटियोलॉजी की, यानी कि कॉजेज़ की। तो कोई अननोन कॉज होता है वैसे तो इसके पीछे की कोई भी नोन कॉज नहीं है कि गैस्ट्रिक ट्यूमर क्यों हो सकता है, लेकिन कुछ फैक्टर्स होते हैं जैसे कि इन्वायरमेंटल, जेनेटिक्स और जो भी कल्चरल फैक्टर्स होते हैं हमारे, उनकी वजह से जो है हमें गैस्ट्रिक या फिर स्टोमक ट्यूमर हो सकता है। इसके अलावा स्मोकिंग, ओबेसिटी, जो हम पिकल ज़्यादा खाते हैं, सोल्टी फूड ज़्यादा खाते हैं उसकी वजह से, या फिर जो भी कोल मेटल और रबर इंडस्ट्रीज़ में वर्क करते हैं उन लोगों में, या फिर जिनका किसी भी एक जो इरिटेंट हो जाता है किसी की बॉडी के लिए, उससे अगर उसका रिपीटेड एक्सपोजर हो रहा है, बार बार उससे उसका एक्सपोजर हो रहा है, तो वो क्या है, एक केस बन सकता है कि उसको स्टमक या फिर गैस्ट्रिक ट्यूमर हो सकता है। रिस्क फैक्टर्स की अगर हम बात करते हैं तो जो एज जो ओल्डर देन 55 होते हैं या 40 की एज के बाद जो है वो रिस्क पे होते हैं। जेंडर में अगर हम बात करते हैं तो मैन में ट्वाइस होता है एज़ कम्पेयर टू वुमेन, वो अभी हमने डिस्कस किया था। जेनेटिक्स जो होता है उसकी वजह से हो सकता है, यानी कि किसी की फैमिली हिस्ट्री वगैरह में है, किसी के जीन्स में आ गया है तो वो हो सकता है। किसी पॉपुलेशन एक रेस में कोई भी एक स्पेसिफिक रेस जो है उसमें देखने को मिल सकता है। उसके साथ ओबेसिटी, स्मोकिंग, या फिर किसी के अंदर एच पाइलोरी बैक्टीरिया है जो पेप्टिक अल्सर भी कोज कराता है और इसकी वजह से हमें गैस्ट्रिक या स्टमक ट्यूमर भी हो सकता है। उसके बाद हम बात करते हैं इसकी पैथोफिजियोलॉजी की। तो इटियोलॉजिकल फैक्टर अफेक्ट्स म्यूकस लाइनिंग ऑफ स्टमक। जितने भी इटियोलॉजिकल फैक्टर्स थे, स्मोकिंग, ओबेसिटी, सोल्टी फूड, या फिर हम कह सकते हैं इरिटेंट वगैरह से एक्सपोजर या एच पाइलोरी बैक्टीरिया, ये सब क्या करते हैं, जो हमारी म्यूकस लाइनिंग है स्टमक की वो इसको क्या करेंगे, अफेक्ट करते हैं। उसके बाद जो कैंसर है वो एक लोकेलाइज लीजन की तरह वहाँ पे फॉर्म हो जाता है। जब स्टमक की लाइन अफेक्ट हो जाएगी तो उसके बाद क्या आएगा, कैंसर बिगेन करेगा एक लोकेलाइज लीजन की तरह, एक लीजन की वहाँ पे फॉर्मेशन हो जाएगी। उसके बाद वो प्रोग्रेस करेगा और म्यूकोजा और सब म्यूकोजा के अंदर जाएगा। उसके बाद वो स्प्रेड होता होता जो दूर के हमारे टिश्यूज़ होते हैं जो डायरेक्ट एक्सटेंशन पे होते हैं वहाँ तक पहुँच जाएगा। फिर जो लीजन है वो अल्सरेट कर सकता है, यानी कि अल्सर कोज कर सकता है, डैमेज कर सकता है जो हमारे डीएनए का, डीएनए जो म्यूकोजल सेल्स में डीएनए होता है उसको वो डैमेज कर देता है, प्रमोट करता है मेटाप्लेजिया और नियोप्लेजिया को, और पेनिट्रेट कर जाता है जो भी स्टमक की वॉल होती है और जितने भी वहाँ पे एडजेसेंट ऑर्गन्स होते हैं उनमें। उसके बाद ये कुछ नोटिसेबल पॉइंट हैं। गैस्ट्रिक ट्यूमर जो है वो एडिनोकार्सिनोमा होता है, ये इन्वॉल्व करता है जो म्यूकस प्रोड्यूसिंग सेल्स होते हैं स्टमक के उनको। उसके बाद जो मेजॉरिटी ऑफ कैंसर्स होते हैं वो लेसर जो कर्वेचर होता है स्टमक का, या फिर जो पाइलोरिक और एंट्रल रीजन होता है वहाँ पे होते हैं। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस या फिर साइन एंड सिम्टम्स की अगर हम बात करते हैं तो हमें डिस्पेप्सिया देखने को मिलता है, एपिगेस्ट्रिक पेन, वेट लॉस होता है बहुत ज़्यादा, चेंज हो जाती है बाउल जो हैबिट्स होती हैं, एनोरेक्सिया यानी कि भूख नहीं लगती है, लॉस ऑफ एपेटाइट भी हम इसको कह सकते हैं, लॉस ऑफ एपेटाइट। ठीक है, उसके बाद नोज़िया, वोमिटिंग हो सकती है, वीकनेस आएगी, और कैक्सिक्सिया यानी कि सडन वेट लॉस जो है हमें वो देखने को मिलता है।
मैनेजमेंट में अगर हम बात करें तो हम रेडिएशन थेरेपी दे सकते हैं, कीमोथेरेपी दे सकते हैं। सर्जरी में हम पार्शियल गैस्ट्रेक्टोमी कर सकते हैं या फिर टोटल गैस्ट्रेक्टोमी कर सकते हैं जब हमें गैस्ट्रिक या फिर क्या है स्टमक ट्यूमर हो जाता है। अब इसकी वजह से क्या क्या कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलती हैं, तो माल एब्जॉर्प्शन हो सकता है, जीआई ब्लीडिंग देखने को मिल सकती है, प्लूरल इफ्यूजन या फिर हिपेटोमेगैली यानी कि लीवर की इन्फ्लामेशन जो है हमें देखने को मिल सकती है।